कहां तक पढ़ा था बताओ, क्या हेडिंग लगाई थी कल जाते जाते? हाँ, इनको दे दिए। अच्छा, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का विस्तार। विस्तार के अंदर सबसे पहले बिंदुओं के आधार पर हमने विस्तार पढ़ा, जहां पर हमने पढ़ा था कि कोणा गांव से लेकर बोरकुंड उत्तर से दक्षिण 826, इधर पूर्व से पश्चिम के अंदर सिलाना से कटरा यानी कि 869 किलोमीटर, दोनों के अंदर अंतर है 43 का। फिर हमने राजस्थान का आकार पढ़ा था, विषम कोणीय चतुर्भुज, विकर्णों की लंबाई थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व लंबाई है 850, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिमी लंबाई है 784, दोनों में अंतर कितना है ओपी? हाँ नहीं नहीं मैं बोल रहा हूं, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिमी लंबाई कितनी है? शाबाश, 784। ऐसे आएगा उत्तर से दक्षिण 826, पूर्व से पश्चिम 869, फिर आएगा उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिमी 784, और फिर वो ऊपर लिखेगा निम्न में से असंगत है। ऐसे क्वेश्चन आता है वो। चलो, तो आप हेडिंग लगा लीजिए राजस्थान का विस्तार। और राजस्थान के विस्तार में पहला बिंदु हमने पढ़ लिया था, कौन सा? बिंदुओं के आधार पर विस्तार। हेडिंग भी लगा ली थी क्या? हेडिंग लगाई राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ध्यान से पढ़ना है ओपी, और पहला ही क्वेश्चन पूछूंगा, आपको इसका आंसर देना है। आपने बताया तो मैं पूरी जियोग्राफी आपसे ही पूछूंगा, ठीक है? और आप सबसे भी पूछूंगा। राजस्थान का अक्षांशीय वे देशांतरीय विस्तार क्या होता है ये देखिए। सबसे पहली बात तो कि ये अक्षांश और देशांतर क्या होता है, तो आपके सामने ये बना हुआ है एक ग्लोब, यानी कि देखा है ग्लोब? तो देखा है कभी ग्लोब? देखा है ना? इस ग्लोब में आपने ऐसे रेखाएं देखी होगी, देखिए। ये ग्लोब है, ये उत्तर दिशा है, ये कौन सी है? दक्षिण। ये है आपके पश्चिम, और ये है आपके पूर्व। ये आपने मतलब ग्लोब देखा है, ठीक है? उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व कुछ रेखाएं इस प्रकार से हैं और कुछ रेखाएं इस प्रकार से। सबसे पहली बात सामान्य सी, बिल्कुल दिमाग पर लोड नहीं लेना है। ये ग्लोब देखा है, इसमें ये जो रेखाएं हैं इनको तो आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अच्छा, ये कब हो गया? तो फिर आप मुझे ये दो डेफिनेशन बताइए तो। अक्षांश किसे कहते हैं और अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? यस। अब देखो, पूर्व से पश्चिमी जो रेखाएं खींची जा रही है ना, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। अक्षांश क्या होता है? ये जैसे ग्लोब के बीच की एक रेखा है, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। यहां है आपके 0 पॉइंट, यहां से लेकर उत्तर की दिशा में जो कोण बनता है इसे बोलते हैं अक्षांश। इसी कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं? अक्षांश। और जो रेखाएं हैं उनको क्या बोलते हैं? अक्षा। ये आगे मैं लिखा दूंगा आपको। तो अभी तक आपको केवल ये समझना है कि ये ग्लोब है, जो कि क्या है? एक काल्पनिक पृथ्वी है। इसमें ये जो आड़ी रेखाएं हैं वो तो है अक्षांश, और जो खड़ी रेखाएं हैं वो क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं।
मेरे हिसाब से इन दो बातों में आपको कोई दिक्कत नहीं है कि ग्लोब एक काल्पनिक पृथ्वी है। इस ग्लोब में जो खड़ी रेखाएं होती है उन्हें बोलते हैं देशांतर रेखाएं, और जो आड़ी रेखाएं होती है उन्हें क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। कहने का मतलब पूर्व से पश्चिम जो रेखाएं खींची जाती है उसे बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, और उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं खींची जाती है वो क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। ये दो बातें समझ में आ गई? पक्का आ गई? बस मिटा दो इसको। चलो, ये आपके एक बार फिर ग्लोब, ये ग्लोब है। इस ग्लोब के बीच में एक रेखा है जिसे आप बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। इसका ही दूसरा नाम है भूमध्य रेखा, क्योंकि ये बिल्कुल मध्य से गुजरती है, इसीलिए क्या नाम है इसका? भूमध्य रेखा। तीसरा इसका नाम है विषुवत रेखा या विषुवत रेखा, एक ही बात है, तो तीनों एक ही नाम है। ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, इससे लेकर ये कौन सी दिशा है? उत्तर। 0 डिग्री अक्षांश से लेकर उत्तर दिशा तक के मध्य के कोण को बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं? और पूर्व से पश्चिम जो रेखाएं खींची जाती है उसे क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं अलग है और अक्षांश अलग है, समझ गए? ये जो मैंने लाइन खींची है पूर्व से पश्चिम, ये तो क्या है? अक्षांश रेखाएं। लेकिन यहां से लेकर यहां उत्तर के मध्य जो कोण बनेगा उसको क्या बोलते हैं? अक्षांश। उसी प्रकार 0 डिग्री अक्षांश से लेकर यहां कौन सी दिशा है? दक्षिण। इनके मध्य जो कोणीय दूरी है उसको क्या बोलते हैं? अक्षांश। तो पहले तो अक्षांश और अक्षांश रेखाएं समझ में आ गई? वाह, यही आनी थी। अब देखो दूसरी बात। अब जैसे एक क्वेश्चन है ओपी, पहला क्वेश्चन आपसे है, निम्न में से एक ग्लोब में कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1 90, ऑप्शन नंबर बी 180, ऑप्शन नंबर सी 181, ऑप्शन नंबर डी 179। आपके सामने बना हुआ है। ओपी सबसे पहले जवाब आप देंगे इसका। अरे मैं पूछने पर क्यों सोच रहे हो? पहले ही सोच लो। क्या इसका आंसर? बी 180। यस मनीष, ना ना बताना पड़ेगा। तो फिर मैंने ये समझा है तो आपने क्या समझा? मैं ये समझाऊंगा, एग्जाम ने ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। यस यस यस, पीछे। ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर चलेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 50, 60, 70, यहां तक पहुंचते पहुंचते 90 डिग्री हो गया। ऐसे ही इधर चलेंगे तो भी यही है 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसे ऐसे करते करते यहां पर कितनी? 90 डिग्री। मतलब इधर भी अक्षांश है और ऊपर भी क्या है? अक्षांश। इसके ऊपर कितने अक्षांश है टोटल? 90 अक्षांश है। कितने हैं? 90 अक्षांश है। इसके जस्ट नीचे भी कितने अक्षांश है? 90 अक्षांश। तो आपको पहला क्वेश्चन तो यह पूछा जाए कि एक ग्लोब में कुल अक्षांश कितने होते हैं, तो आप कितने बताएंगे? 181, क्योंकि 90 तो ये और 90 ये और एक ये 0 डिग्री अक्षांश भी तो अक्षांश ही है ना।
तो कुल अक्षांश पूछे जाएं तो आपको बताना है 181। पूछा जाए एक ग्लोब में कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो ये तो एक पॉइंट है 90 का, ये भी एक पॉइंट है, रेखा नहीं है ये क्या है, केवल एक डिग्री है, ये भी एक डिग्री है, जबकि ये 0 डिग्री देखो एक पूरी रेखा है। तो पूछ रहा है अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो कुल अक्षांश तो कितने हैं 181, इनमें से 2 तो केवल पॉइंट है, तो -2 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, यानी कि एक ग्लोब में कुल अक्षांश रेखाएं कितनी खींची जाती है 171। पूछा जाए एक ग्लोब में कुल अक्षांश कितने होते हैं, और ऐसा पूछ ले कि 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 90 डिग्री के बीच में कुल अक्षांश कितने हैं, पूछ लेगा ऐसे, सामान्य ज्ञान के लिए तो पूछ लेगा ना। यस, ऐसा पूछ लेगा तो क्या करोगे फिर, क्या ऐसे सोच रहे हो। पूछा जाए रीजनिंग नहीं पढ़ते हो, 1 से लेकर 50 तक कुल संख्याओं का योग कितना है, तो उसमें 1 और 50 गिनते ही नहीं है क्या आप, मैथ नहीं पढ़ी कभी, ऐसे पूछा नहीं जाता कि 1 से लेकर 10 तक कुल संख्याओं का योग कितना है, तो उसमें 1 और 10 काउंट नहीं करते क्या, तो फिर यहां क्यों नहीं करते, यहां जबरदस्ती करते या मन नहीं करते, कुछ तो करते ना। तो क्या समझा, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, ग्लोब के अंदर पूर्व से पश्चिमी खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं। 0 डिग्री अक्षांश से लेकर उत्तर और 0 डिग्री से ले दक्षिण तक जो कोणीय दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, अक्षांश। एक ग्लोब में कुल कितने अक्षांश होते हैं 181। एक ग्लोब में कुल कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जाती है 179। आपके लिए केवल आंकड़े हैं, आपको कौन सा वहां समझाना है, लेकिन समझ गएंगे तभी ये आंकड़े याद रहेंगे। लगाओ पहले हेडिंग लगाओ अक्षांश, पहले अक्षांश लिखो। अच्छा एक और ये एक जैसे ये अक्षांश हो गई, ये भी अक्षांश है, ये भी अक्षांश है, इन दो अक्षांशों के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। ये अक्षांश आगे आपके कहां काम आएंगे, मतलब कौन से टॉपिक में काम आएंगे, आपके तो क्या आएंगे जीवन में, तो आपके तो अक्षांश सारे ऊपर नीचे हो रखे हैं। इसको बोलते हैं कटिबंध या फिर बोलते हैं जोन। जैसे आप पढ़ते हैं ना राजस्थान की जब जलवायु पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। ये कटिबंधीय मतलब दो अक्षांशों के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, कटिबंध। ये अक्षांश ही हमें बताएंगे कि हमारे राजस्थान का कौन सा जिला गर्म है और कौन सा ठंडा है, कौन सा ऐसा है जो गर्म ठंडा दोनों है, मतलब जो भी हो बताएंगे ना आगे। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिए, आपने क्या डाली, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। इसमें आप सबसे पहले लिखिएगा अक्षांश। अक्षांश अक्षांश इसके अंदर लिखिएगा, पूरी थ्योरेटिकल है ये बातें, ठीक है, समझ में आ जाएगी आपको, और आपको केवल मुझे उतनी लिखानी है जितनी आपके एग्जाम में आए। लिखिएगा ग्लोब में पूर्व से पश्चिम, ग्लोब में पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक यहां हेडिंग आपने क्या डाली, अक्षांश से ना, अक्षांश रेखाएं डालनी हेडिंग, ठीक है, अक्षांश रेखा। ग्लोब में पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाएं
क्या कहलाती है? याद रखना है अक्षांश रेखा। ठीक है। हाँ, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111.2 किलोमीटर होती है, वो भी लिखाऊंगा मैं। ठीक है, चिंता मत। तो ये तो होती है क्या? अक्षांश रेखाएं। अगली लाइन से लिखिएगा, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है ग्लोब में? यस, 179। ठीक है। फिर लिखो अक्षांश। लिखिएगा, ग्लोब में 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर व दक्षिण के बीच कोणीय दूरी क्या कहलाती है? याद रखिएगा अक्षांश। और कुल अक्षांश कितने होते हैं? तो याद रखना है 181। ठीक है। ये आप लाइनें पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तक आपने क्या सुना था। अब ठीक लग रहा है? तो यानी कि जो ग्लोब आपने देखा है उसमें पूर्वी से पश्चिमी जो रेखाएं खींची जाती है वो अक्षांश कहलाती है। ठीक है। और 0 डिग्री अक्षांश से लेकर उत्तर में और 0 डिग्री अक्षांश से लेकर दक्षिण के बीच में जो कोणीय दूरी होती है उसे अक्षांश बोलते हैं। केवल जो रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं, और जो है कोणीय दूरी उसे क्या बोलते हैं? अक्षांश। एक ग्लोब में कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 179। जबकि कुल अक्षांश कितने होते हैं? 181। इस 181 में कुल कितने दक्षिणी अक्षांश हैं? ऐसा पूछ लिया तो ओह, ये क्या ऐसे इतने अंदर थोड़ी जाते हैं। 90। उत्तरी अक्षांश कितने हैं? 90। एक कौन सा है वो? 0 डिग्री अक्षांश, जिसे आप बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है। कभी ऐसा भी पूछ लेगा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा निम्न में से किसका भाग है? और वहां पर आ जाएगा ऐसे पहला ऑप्शन अक्षांश, दूसरा ऑप्शन देशांतर, तीसरा ऑप्शन आएगा ए वे बे दोनों, डी आएगा कि मन ही क्यों नहीं, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा भी था सकता है। yes. ये लिख लिया। अब आपको बनाना है चित्र। बनाओगे तभी तो ये याद रहेगा ना, वरना केवल थ्योरी कैसे पढ़ोगे? हाँ, तभी था पड़ेगा। बनाओ बनाओ, ऐसा एक बनाओ। ये है आपके ग्लोब। ग्लोब यानी कि काल्पनिक पृथ्वी। ठीक है। ये कौन सी दिशा है? उत्तर। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। इसके बीच में से क्या है? याद रखिएगा 0 डिग्री अक्षांश। और ये दिशा कौन सी है? पश्चिम। और ये कौन सी है? पूर्व। 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं इसे ही आप क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। बिल्कुल भू के मध्य से गुजरती है और इसी को नाम दिया गया है विषुवत रेखा। यहां पर याद रखिएगा, यहां पर लिखना है आपको 90 डिग्री। यहां पर भी आपको क्या लिखना है?
90 डिग्री। देखो इधर एक बार, ये 0 डिग्री है, ये तो 0 डिग्री हो गया ना। 0 डिग्री से लेकर उत्तर में 90 डिग्री, ये जो कोणीय दूरी होती है इसे आप क्या बोलते हैं? इसी कोणीय दूरी को आप बोलते हैं अक्षांश। ये जो खींची गई है पूर्व से पश्चिम, इसे बोलते हैं अक्षांश रेखा। अब ठीक लग रहा है, उतारो। उसको ऐसे समझाना है कि ग्लोब तो तुमने देखा ही है, वो कहेगा हाँ देखा है। तो ग्लोब जो है वो एक काल्पनिक पृथ्वी माना गया है, यही तो है। उस ग्लोब के अंदर जो पूर्व से पश्चिमी रेखाएं खींची जाती है ना, ग्लोब में पूर्व से पश्चिमी रेखाएं, उसको अक्षांश बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? और एक ग्लोब में कुल अक्षांश कितने होते हैं तो आपको बताना है 181। वो पूछेगा कैसे, तो उसको बताना है कि ये ग्लोब है, इसके बीच में जो रेखा है ये है 0 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर भी 90 डिग्री, इसके नीचे भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री और 90 डिग्री कितने हो गए? 180, और बीच में से ये 0 डिग्री गुजरे, कितने हो गए? 181। ऐसे समझाना उसको, समझोगे? फिर उसको बताना है कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच कोणीय दूरी होती है उसे अक्षांश बोलते हैं, और जो रेखाएं खींची जाती है उसे अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ऐसा समझाना है। चलो आगे बढ़े, ये आ गया ना अक्षांश। चलो एक लाइन नोट करके आपको लिखनी है, लिख लिया? ये नोट करके लिखिए। लिखिए, लिखिए, हमारा राजस्थान अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। समझे? शाबाश। आपको स्थिति लिखी थी ना 3 मैंने। विश्व में राजस्थान की लोकेशन उत्तर पूर्वी है, भारत के अंदर उत्तर पश्चिमी है, एशिया महाद्वीप के अंदर दक्षिण पश्चिमी है। वो तो है ही, लेकिन वो भी ऐसे भी कभी पूछ लेगा, ऐसे भी पूछ लेगा वो कभी कि राजस्थान या फिर हमारा प्रदेश अक्षांश के आधार पर कौन से गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध। सिंपल सा, जैसे वो याद किए थे वैसे ये। लिख लिया? अब चलते हैं, पहले पढ़ते हैं देशांतर, या पहले राजस्थान का अक्षांश बता दूं आपको एक बार, क्योंकि यहां पर आपके क्लियर हो जाएगा ना। ये समझ में आ गया पूरा कुछ? अब देखो,
अभी हमने पढ़ा है कि ये आपके हो गया ग्लोब यानी कि काल्पनिक पृथ्वी, ठीक है। इसके बीच में है आपके, कलाकारी कर देता हूं, ये बीच में क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाला भाग तो क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, और इधर वाला भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। और अभी हमने पढ़ा है कि हमारा जो राजस्थान है वो अक्षांश के अंदर कौन से गोलार्ध में है, मतलब इसका लेना देना हमें नहीं है, हमारा केवल ऊपर से लेना देना है। अभी हमने पढ़ा कि यहां 0 डिग्री, इस प्रकार चलेंगे ऊपर, या ऐसे आते हैं कभी, यहां 0 है इसका मतलब इसके ऊपर क्या आएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ऐसे ही तो है, मतलब हमारा राजस्थान जो है वो इस गोलार्ध में है। और जब हम ग्लोब के अंदर राजस्थान की लोकेशन देखते हैं तो हमें हमारा राजस्थान कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ये राजस्थान है। इसका मतलब अक्षांश किधर से शुरू है, इधर से, ऐसे। और एक अक्षांश ऐसा आएगा जो हमारे राजस्थान के यहां दक्षिणतम भाग को छूता चलेगा, वो है आपके 23 डिग्री और 03 मिनट। फिर इसके ऊपर चलेंगे तो 23 डिग्री 04 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री, और फिर एक ऐसी डिग्री और मिनट आएगी जो आपके राजस्थान के बिल्कुल कोणा गांव से गुजरेगी, जो कि हमारा अंतिम बिंदु है, वो है 30 डिग्री और 12 मिनट। यानी कि हमारा जो राजस्थान है वो किन दो अक्षांशों के बीच में है, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री और 12 मिनट। इसको इधर से नहीं पढ़ना है, राजस्थान का अक्षांश 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 03 मिनट नहीं है, क्योंकि अभी हमने मैप में देखा है कि अक्षांशों की शुरुआत इधर से है, तो पहले ये आया है ना, उसके बाद में फिर ऐसे, और अंतिम कौन सा है, यहां पर। मतलब इसको पढ़ना भी कैसे है, इधर से पढ़ना है, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री और 12 मिनट। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो माइनस कर दीजिए, और माइनस करने में तो आप परफेक्ट है। डिग्री में से डिग्री घटा लीजिए, मिनट में से मिनट घटा लीजिए, 12 में से 3 गए, पीछे कितने बचे, कितने बचे, हाँ ऐसे बोलो, 09, और इधर से कितने बचे, 7 डिग्री और 9 मिनट। क्या है, राजस्थान का अक्षांशीय अंतर, यही तो पूछा जाता है। ओपी क्लियर है, पक्का लिख लो फिर, क्लियर है तो और चाहिए क्या हमें, हमें क्लियर ही तो चाहिए। तो जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे लिखो, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। आपको ये चिंता नहीं करनी है कि सर आपने वो लिखा ही नहीं, दो अक्षांश के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कटिबंध और जोनर। ये मैं जलवायु में लिखूंगा ना, वहां क्या लिखूंगा, फिर वहां पर मैं केवल आपसे पूछूंगा ही पूछूंगा। आप चाहते हैं ना मैं थोड़ा कम पूछूं, क्या दिख रहा, हाँ सर। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार लिखो, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये राजस्थान का क्या है, अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, पूछा जाए आपको, अगली लाइन से लिखना है, राजस्थान का अक्षांशीय अंतर क्या है, राजस्थान का अक्षांशीय अंतर, तो आपको याद रखना है वो है 7 डिग्री 09 मिनट। अक्षांश
उत्तरी अक्षांश नहीं लिखना है। देखो, अब क्वेश्चन आता है आपके सामने कि निम्न में से राजस्थान से कुल कितने अक्षांश गुजरते हैं। राजस्थान से कुल कितने अक्षांश गुजरते हैं। ओ माय गॉड, क्या, राजस्थान से कुल कितने अक्षांश गुजरते हैं। तो देखो, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ऐसे भी पूछ सकता है, अब एक लिखूंगा नहीं, कैसे भी पूछ सकता है वो, जैसी उसकी इच्छा है। ठीक है, याद रखना। तो ऐसे भी पूछ, और यहां पर गिना ही क्यों, ये रहा ना, अंतर है ना, 7। ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अब अगली बात, चलें आगे। अब देखो, इस पूरी लाइन को आपको कहां जोड़ना है। इस पूरी लाइन को वहां जोड़ना है। वहां मतलब बिंदुओं का जो विस्तार है ना, वहां पर। कैसे, देखो ऐसे, मतलब एक बार बता रहा हूं ऐसे, कि मतलब इसको वहां काउंट ऐड करके एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। कैसे, तो देखो, जैसे अभी मैंने केवल आपको क्या बताया है, अक्षांश पढ़ाया है ना। वो पूछ लेगा कि निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले से या कौन से स्थान से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश गुजरता है। यानी कि ये राजस्थान का अंतिम है, इसके बाद में नहीं है ना, तो ये यहां से गुजरेगा ना भाई। 30 डिग्री और 12 मिनट अक्षांश कहां से गुजरा है, यहां पर। और यहां पर कौन सा बिंदु पढ़ा था हमने, आप कहेंगे कोणा गांव। और यहां पर तो आप कहेंगे यहां पर है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये कहां से गुजरता है, बोरकुंड से। तो इसका मतलब वो एक तरफ आपको 30 डिग्री 12 मिनट, 23 डिग्री 03 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट, और दे देगा 69 डिग्री 30 मिनट, और सामने 4 जिलों के नाम, और कहेगा निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। अब यहां पर आप देख रहे हैं, ये अक्षांश ऐड कर दिया, ये देशांतर ऐड कर दिया, और ये कर्क रेखा ऐड कर दी। सभी को एक साथ में पूछ लिया। इसका मतलब ये आपको सोचना है, ठीक है, बाकी मैं आपको बता देता हूं। तो इसको ऐसे काउंट करना है वहां। अभी जो मैप दिया ना आपको, ये आखिरी में भरना है ऐसे। यहां पर कोणा गांव भी लिखना है, यहां पर ये अक्षांश भी लिखना है। आ गया समझ में, पूरा अक्षांश आ गया ना। सेम डिटो क्या है, देशांतर है। ठीक है, ये भी आपके पीडीएफ में रहेगा। तो एक बार पढ़ो इसको, पढ़ो, क्या लग रहा है अब आपको। पढ़ो पढ़ो, अपनी कॉपी में पढ़ो, अक्षांश को पढ़ो, कैसा लग रहा है अक्षांश को पढ़ के। कोई बात यदि अभी तक समझ में नहीं है अक्षांश की, तो वो पूछना है। और सिंपल सी बात है, आप मुझसे नहीं पूछेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा।
तो अब आगे बढ़े हम, फिर देशांतर पर आए, फिर इन दोनों को एक साथ में काउंट कर दूंगा मैं, ठीक है। आओ चर्चा करते हैं देशांतर की। बिल्कुल। कि मतलब आपको पता ही नहीं है, कभी आपने जिंदगी में देशांतर से मिले ही नहीं हो, तभी तो समझ में आएगा ना। देखो ये है आपकी, वही बार बार आ रही है, क्या आ रही है, ये रही आपके काल्पनिक पृथ्वी जिसे आप बोलते हैं ग्लोब। काल्पनिक पृथ्वी जिसे आप बोलते हैं ग्लोब। इस ग्लोब में ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, दिशा का तो पता ही है ना, ये पश्चिम है और ये पूर्व है, ठीक है, पूर्व। इसके अंदर उत्तर से दक्षिण एक रेखा है जिसे आप बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर। इस 0 डिग्री देशांतर से पूर्वी दिशा में जो कोणीय दूरी बनती है उसे आप बोलते हैं देशांतर। 0 डिग्री देशांतर से लेकर पश्चिम तक जो कोणीय दूरी है उसे भी आप क्या बोलते हैं? देशांतर। लेकिन उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं खींची जाती है उसे आप क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। दो बातें तो आई समझ में। एक ग्लोब में कुल कितने देशांतर होते हैं? कुछ नहीं। अब देखो, जैसे एक बार देखो, ये इधर से ऐसे 90 डिग्री है, बिल्कुल इसके पीछे भी तो ऐसा है ना। ये इधर से 90 डिग्री है, इसके जस्ट पीछे भी 90 डिग्री है ना। तो 180 और 180 कितने हो गए? देखा तो है ना ग्लोब? नहीं, कल लाएंगे। ठीक है। तो इसके अंदर आप लिखो, लिखो सबसे पहले लिखिए देशांतर रेखाएं। लिखो देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं। इसके अंदर लिखिएगा ग्लोब में उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? याद रखिएगा, देशांतर। ठीक है। देशांतर क्या होता है? तो याद रखिएगा 0 डिग्री देशांतर से पूर्वी वे पश्चिम तक कोणीय दूरी क्या कहलाती है? देशांतर। आपको पूछा जाए कि कुल देशांतर कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है 360। अब देखो, अच्छा हाँ, ये लिखो
अक्षांश से निर्धारण होता है किसी क्षेत्र की जलवायु का, अक्षांश से। देशांतर से निर्धारण होता है समय का, कि जयपुर में यदि सूर्य उदय सुबह 8 बजे हुआ है तो नागौर में कितनी बजे होगा, या नागौर में 8 बजे हुआ है तो जयपुर में कितनी बजे होगा। ये जो टाइमिंग का पता लगाता है, ये कौन बताता है हमें, देशांतर। तो ये एक लाइन लिखिए, समय का निर्धारण किससे होता है, देशांतर से। अगली लाइन, राजस्थान देशांतर के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। हाँ, वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। लिखे, अभी आपको इसके आगे ये भी मैं बताऊंगा कि समय का निर्धारण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। इसमें कुछ फैक्ट आपको और भी याद रखने हैं। इस लाइन को पकड़िए, ये क्या कह रहा है कि देशांतर के आधार पर, मतलब राजस्थान जो है वो देशांतर के आधार पर कौन से गोलार्ध में अवस्थित है, पूर्वी गोलार्ध में। यानी कि ये जो ग्लोब है आपके सामने, इसकी ये दिशा तो पश्चिम हो गई, और ये कौन सी हो गई, पूर्व। ये हो गया आपके 0 डिग्री देशांतर। मतलब अभी हमने एक लाइन लिखी थी कि राजस्थान जो है वो देशांतर के आधार पर कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। मतलब इस गोलार्ध में तो राजस्थान कुछ है भी नहीं, तो हमने छोड़ दिया। अब इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये है 0 डिग्री देशांतर। इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे बढ़ते बढ़ते यहां कितने आएगी, 90 डिग्री फ्रंट में। इसके जस्ट बेग में भी यही सेम है। मंगाऊ संतरा ये ऐसा इधर है, सेम ऐसा इधर भी तो क्या करना पड़ रहा है, समझ गए ना आप। तो ये जो हमारा राजस्थान है, ये राजस्थान इस गोलार्ध के अंदर पूर्वी दिशा में कुछ इस प्रकार से है। यानी कि यहां से हम 0 डिग्री देशांतर, फिर आगे चलते हैं से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, फिर आते आते 1 डिग्री आती है, जो कि हमारे राजस्थान से गुजरती है बिल्कुल कटरा गांव से, और वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। उसके बाद में फिर आ जाएगी आपके आगे, फिर ऐसे 70, फिर 71, फिर 72, फिर 73, ऐसे करते करते अंतिम जो सिलाना गांव से गुजरेगी वो है 78 डिग्री 17 मिनट। यानी कि हमारा जो राजस्थान है वो किन दो देशांतरों के बीच में है, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ओपी, इनमें अंतर कितना है ये केवल ओपी निकाल के बताएगा मुझे आज। और कौन है जो बता सकता है, निकाल के बताना है मुझे। मैं केवल सुनने पर विश्वास नहीं करूंगा, मुझे निकाल के बताना है ये। अरे निकालो, इन दोनों में बीच के अंतर कितना है। चलो एक लाइन लिखो पहले, ये लिख लिया ना, उसके जस्ट आगे लिखो, लिखिए
आगे लिखिएगा राजस्थान का देशांतरी विस्तार, लिखो ऐसे, राजस्थान का देशांतरी विस्तार, लाइन लिखो, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार नहीं, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, ठीक है, यही तो है ना। लिखिए 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये हमारे राजस्थान का क्या हो गया, देशांतरीय विस्तार। ठीक है, अब ओपी जैसे हमें बता रहा है वैसे ही मैं आपको लिखा भी दूंगा कि राजस्थान का देशांतरीय अंतर कितना होता है, ओपी बताएगा और वो भी मुझे निकाल के, और जिन्होंने भी बताया है वो भी मुझे निकाल के बताइए कॉपी में कैसे निकाला अंतर। क्योंकि देशांतरीय देशांतरीय जो अंतर है वो आपको इसीलिए आना चाहिए स्वयं निकालना। एक आंकड़ा हो तो रटा जा सकता है, लेकिन एग्जामिनर वहां से पूछेगा ना जहां से आप सोचना बंद करेंगे। मैं चाहता हूं जहां से एग्जामिनर सोचना शुरू करे आप वहीं से सोचना शुरू करें। तो निकाल के बताओ मुझे इसका देश, अपनी कॉपी में निकालो, मैं अपने आप देख लूंगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया। यस, हाँ लिख लो, इस लाइन को लिख लो। तो कितनी देर लिखोगे, 1 घंटे तक लिखो, लिख लो, मैं यहीं बैठा हूं। ऐसे छोटे बच्चों की तरह से मार साहब बोलते हैं खेल लिख के बता, तो वो के में 1 घंटा लगा देता, कभी मीठा तार, कभी टांगड़ी सही नहीं हुई है, ऐसे के ठीक नहीं बना है, कोई नहीं। और ऑनलाइन वाले भी निकालो। बोर्ड पर देखिए इनका अंतर कैसे निकाला जाता है। ओपी इधर देख, देशांतरीय अंतर आप अक्सर क्या करते हैं, यही सोचते हैं कि यदि माइनस करना है तो बढ़िया को ऊपर लिख दे फिर ये लिख दे, ऐसे ही सोच रहे हैं। तो 78 डिग्री 17 मिनट, इनमें से हमें माइनस करना है 69 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि इधर तो है 17 मिनट और इधर कितने हैं 30 मिनट, तो 17 में से तो 30 जाएंगे नहीं। तो आपके दिमाग में यहां पर स्टूडेंट होने के नाते ऐसा आ सकता है कि यार इसको ऐसा क्यों करें, इसको ऐसा कर देते हैं कि अब निकल सकता है मिनट, तो यहां से तो निकल जाएगा लेकिन यहां फिर कबाड़ा हो जाएगा। भाई स्टूडेंट ऐसा सोच सकता है, मैं वहां तक जा रहा हूं, ऐसा सोच सकता है ना वो कहेगा, तो वो आगे नहीं देखता है ना, वैसे वो सोचता है हमें तो माइनस करना है, इसको ऊपर रख देते नहीं। अब देखो यहां पर एक बात सीखने वाली है, जब ऐसा हो तो आपको यहां से हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं तो पड़ोसी वाले से उधार लेते हैं, हमेशा यही करते हैं, और तो क्या करते, कितना उधार लिया पड़ोसी से तो इससे भी उधार लेना है। लेकिन यहां पर मिनट है और यहां पर क्या है, डिग्री है। 1 डिग्री यदि इधर जाएगी तो आप जानते हैं कि 1 डिग्री में कुल 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60। आपने यहां पर 1 डिग्री दी, यानी कि पीछे कितनी बची, 77 डिग्री, और यहां पर 1 डिग्री जाने का मतलब 60 मिनट जाएगी, और पहले से कितनी मिनट है, तो कितनी हो जाएगी टोटल,
और निकालना क्या है, 69 डिग्री और 30 मिनट। 77 में से 30 गए, कितने बचे, 47। और 77 में से 69 गए, कितने बचे, 8। इनसे एक्स्ट्रा ले लो 1500 1500 मैथ के। ये तो हमारा था ही नहीं। ये समझ में आया ऐसे, अब समझ में आया ना। मतलब 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60। यहां तक कंसेप्ट समझना, आगे अलग है कुछ बातें और। तो मतलब अब कितने ही कैसे देशांतर दे, आपसे हो जाएगा ना। चलो ओके। अच्छा ये मीठा है क्यों, मैंने यही तो मेहनत की थी। 8 डिग्री 47 मिनट उतारिए। मतलब आपको राजस्थान का अक्षांश पता चल गया है, देशांतर पता चल गया है, दोनों का अंतर पता चल गया है। तो मतलब एक बार लिखो, चलें आगे। अब समझ में आ गया सारा, अक्षांश और देशांतर की बातें पता चल गई। अब इन दोनों देशांतर को उठा के वहां पर ले जाकर जाना है जहां पर बिंदुओं का विस्तार रखा हुआ है। अब वो आपको यहां पर एक तरफ अक्षांश और देशांतर देगा सिंगल, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और सामने 4 स्थानों के नाम कोणा, कटरा, सिलाना और बोरकुंड, और कहेगा मिलान करो। समझे। अब आपको जो मैप दिया गया है ना, उस मैप में चारों दिशाओं के गांव लिखो, मैप में लिखो। फटाफट लिखो, गांव लिख लो। ये मैप है, गांव लिख लिए होंगे। लिख लिए ना। अब गांव के कोष्टक में वो लिख लो जो अक्षांश और देशांतर है। जैसे देखो इधर एक बार यहां पर आपने लिखा होगा कोणा गांव, ऐसे लिखा है। तो इस कोणा गांव से कौन सा अक्षांश गुजरता है, तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां पर कितना लिखना है, कौन सा गांव लिखा है यहां पर, बोरकुंड। यहां पर लिखना है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, पूरा लिखना है उत्तरी अक्षांश। फिर यहां पर है आपके कौन सा, सिलाना गांव। यहां पर लिखना है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और यहां पर कटरा है, यहां पर है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी कि ये अक्षांश और देशांतर इन गांवों से गुजरते हैं। हाँ यस, अब पूछिए। हाँ
ये हुआ क्या साहब, स्पेस बढ़ाना पड़ता है देखो। आ, ये उत्तर दक्षिण तो लिख ही लिया, तो जरूरी है कि आप पश्चिम यहां लिखना, इसके जिले में लिख लो ना, ये इतना बड़ा है यहाँ पर। आपको तो पता है ना कि कटरा गांव क्या है, तो दूसरे को किसी को नहीं बताना। काय टेंशन लेते हो? ये सारे मैप आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे इधर, ठीक है, चिंता मत करो। हाँ, लिख लिया, ये समझ में आ गया। अक्षांश देशांतर सब कुछ समझ में आ गया। ओपी सब कुछ समझ में आ गया। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पर, जिसका पहले सबसे पहले आंसर ओपी देगा। बाकी वालों को बोलना नहीं है बिल्कुल, केवल समझना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ओके। और आजकल जैसे क्वेश्चन भी आते हैं तो वो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से, तो देखिए प्रश्न है आपके सामने ये। राजस्थान का निम्न में से दक्षिणतम अक्षांश कितना है, ये क्वेश्चन आया है बीएसटीसी 2018 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ऑप्शन है आपके सामने 23 डिग्री 03 मिनट दक्षिण अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण अक्षांश। ठीक है, पहला ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। सी नंबर ऑप्शन है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। डी है ये, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न को आराम से पढ़िए और फिर मैं जिससे पूछूं वही मुझे बताएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन बीएसटीसी 2018 लाइब्रेरियन के अंदर भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आया, बस उसने लैंग्वेज बदल दी। ओपी सोच लिया है सब कुछ? क्या लग रहा है ओपी को? ओपी के विचार जानते हैं। इसका आंसर क्या होगा बताइए, सोच लो, सोचे। अब बाकी वाले भी सोचो, मैं पूछूं तभी मैं सोचना है, तब तो केवल ऐसे बोलते ही फेंक देना ये ले, मुझसे पूछे ये ले। वाह, उधर नहीं देखना है, इधर देखना है, और खासकर इधर देखना है, उधर में देख लो। हाँ यस ओपी, ए, ओपी के जस्ट पीछे आप कौन सा? बी, यस प्रदीप, बी यस, बी ए यस, बी यस, डी यस।
मैप देखो अपना, क्या लिखा है आपने? अपना अपना मैप देखो। अरे मैप देखो। देख लिया? तो फिर मैप देख लिया है तो प्रश्न क्या है कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कितना है? तो ये राजस्थान और इसका दक्षिणतम अक्षांश ये है, और ये ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब इसका डी इज करेक्ट आंसर। मुझे भी लग रहा था। यस। वो अक्षांश नहीं पूछ रहा है। यहां पर यदि वो पूछे ना कि राजस्थान का निम्न में से अक्षांश कितना है, नो डाउट ऑप्शन नंबर बी सबके राइट है। लेकिन इसने दिशा से पूछा है, और दिशा देखो क्या लिखी हुई है दक्षिण में। बस बस। तो ऐसे ही पढ़ के जाते हैं और एग्जाम में ऐसा ही वो आपके साथ फ्रेम कर देता है, लोचा कर देता है। हाँ? इसका आंसर क्या होगा? डी याद रखना, ठीक है। बीएसटीसी के अंदर यहां ऑप्शन में था वो, मैंने नहीं दिया। मैंने भी तो आपके साथ फ्रेम कर दिया। वो था ऑप्शन में, मैंने दिया नहीं। और वो मैं दे भी देता ना यहां पर, तो फिर तो सबके ये गलत होता। क्यों? क्योंकि मैं यहां लिखता 23 डिग्री 03 मिनट दक्षिण अक्षांश, जबकि अक्षांश के आधार पर राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। मतलब राजस्थान में जब भी आप अक्षांश पढ़ेंगे तो उत्तरी अक्षांश ही पढ़ेंगे, दक्षिणी अक्षांश का मतलब वो गलत है। ये तो पढ़ते ही गलत हो गया। ओपी ने क्या यही बताया था क्या? ओपी ने क्या बताया? ये इसने ये बताया, मुझे बताया यहां दक्षिण लिखा है ना, तो इसने ऐसे जोड़ दिया। अच्छा ये दक्षिण, यहां उत्तरी लिखता तो उत्तरी कर देते ऐसे। बड़ा आदमी क्या लिखा है? अक्षांश के आधार पर राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। ऑनलाइन वालों के तो बिल्कुल सभी के शाबाश। हाँ? चलो अब आपके साथ लिखो। अक्षांश देशांतर हो गए, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन अब हर एक क्वेश्चन थोड़ी बता सकता हूं मैं। मतलब ऐसा क्वेश्चन वो किसी प्रकार से पूछ सकता है। अच्छा यहां पर तो मैं आपके साथ ऐसे भी कर देता, यहां पर मैं जल्दबाजी में ऐसे भी लिखता ना, यहां 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कर देता, तो भी आप सही करते, जबकि ये कर्क रेखा है। राजस्थान में 23 डिग्री 03 है, यहां पर 23 डिग्री 30 है। समझे? तो ऐसे अक्षांश देशांतर से आए ना, तो एक एक वो जो शब्द लिखा है, एक एक जो अंक लिखा है, उसको बड़े ध्यान से देखना है। चलो अब नहीं होगा, अब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया है कि अब तो ऐसा आएगा तो कर देंगे। तो मैं थोड़ी देर के बाद फिर पूछूंगा आपसे ही। चलो आगे। अब आइए हम करते हैं समय का निर्धारण। हेडिंग डालो, समय का निर्धारण। हमने कल पढ़ा था ना कि सूर्य उदय इधर से इधर होता है, तो उधर से उधर होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो कितना लगता है, अभी हम देखते हैं। समय का निर्धारण। समय का निर्धारण। समय का निर्धारण होता है देशांतर से। किससे होता है? देशांतरों से। देशांतरों से होता है समय का निर्धारण। यहां पर दो फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं, सीधे सीधे। एक तो देखिए, 1 डिग्री, कॉस्टम लिख देता हूं, 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। समझे? जैसे ये 1 डिग्री देशांतर, ये दूसरा, तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा?
4 मिनट का। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, 1 मिनट देशांतर, 1 मिनट देशांतर पार करने में 4 सेकंड का समय लगता है। एक डिग्री पार करने में 4 मिनट, 1 मिनट देशांतर पार करने में 4 सेकंड। ये दो आंकड़े याद रखने आपको। अब देखो, अच्छा, देखिए यहां से कितना देशांतर गुजरता है, यहां से सोचना क्या है, 78 डिग्री 17 मिनट, यही तो है। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, और यहां से जो देशांतर गुजरता है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय सिलाना में होता है, तो कटरा जैसलमेर में सूर्य उदय होने में कितना समय लगेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, मतलब इधर से इधर सूर्य उदय होने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल सी बात है, यदि आपको ऐसा समय निकालना है तो इन दोनों देशांतरों का अंतर निकाल लीजिए। इन दोनों का अंतर कितना आता है, तो अभी आपको निकाल के बताया मैंने कितना आता है। यहां लिखता हूं, आपको नहीं लिखना है, बीच में मुझे और कुछ लिखना है। ठीक है, 8 डिग्री और क्या है 47 मिनट देशांतर, यह है दोनों के मध्य। यदि यहां पर सपोज देन सूर्य उदय हो रहा है 7 बजे, तो वो आपको पूछेगा यहां कितनी बजे होगा, यहां पर कितनी बजे सूर्य उदय होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास में इन दोनों का देशांतर का अंतर आ गया, दोनों के बीच का अंतर आ गया। अब इस अंतर में हमें क्या मिला है, तो हमें मिला है 8 डिग्री और 47 मिनट। हमने पढ़ा है कि 1 डिग्री पार करने में कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट। यहां पर कितने डिग्री है, 8, तो 8 इंटू 4। अरे वाह, सीधे बता दिए, वरना देखो 8 16 24 फिर 32 कितने हो गए, 32 मिनट। एक का तो काम हो गया। पीछे क्या है, 47 मिनट देशांतर। हमने लिख रखा है कि 1 मिनट देशांतर पार करने में कितना समय लगता है, 4 सेकंड का, यानी कि 47 मिनट इंटू 4, तो कितनी सेकंड आएंगी, 188 सेकंड आ जाएगी। यानी कि सूर्य उदय को यहां 7 बजे होता है, तो यहां पर कितनी बजे होगा, यहां पर होगा 7:32 188 सेकंड। लेकिन हम इसको बदल भी तो सकते हैं ना, 188 सेकंड को मिनट में भी तो बदल सकते हैं। तो यहां से 188 सेकंड का मतलब है यहां पर बच जाएगा क्या भाई, 188 सेकंड को आप कैसे और बोल सकते हैं, 188 सेकंड को आप कैसे बोल सकते हैं, और हाँ 188 सेकंड को आप कैसे बोल सकते हैं, 3 मिनट और 8 सेकंड। पहले से कितनी मिनट है, 32, और इसको यहां पर काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 35 मिनट और 8 सेकंड। तो यानी कि राजस्थान में पूर्वी दिशा से पश्चिमी दिशा में सूर्य उदय होने में कितना समय लगता है, 35 मिनट और 8 सेकंड। अब देखो, जरूरी नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जामों में नहीं पूछे जाते हैं। वहां पर आपको पूछा जाता है कि धौलपुर के सिलाना गांव में, सुनना आप, धौलपुर के सिलाना गांव में सूर्य उदय होता है 7 बजे,
तो आप बताइए कि नागौर जिले में 72 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर सूर्य उदय कब होगा? इसका मतलब एक देशांतर तो आपको दे दिया है, ये दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि ये सबको याद रहता है, ये आपको कॉमन साइंस से सोचना। ऐसा नहीं सर ने बताया दो में से घटाना, यहां दिए नहीं। अरे भाई सिलाना में सर ने लिखाया तो है ना, तो फिर क्या करना है, इन दोनों का अंतर निकालना है। वही दो बातें याद रखनी है, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, 1 मिनट देशांतर पार करने में 4 सेकंड। और देखो ये लगा समय। आया समझ? पक्का ओपी? मैं निकलवा लूंगा, मेरा भरोसा नहीं है, तुम्हें तो पता ही है। चलो लिखो 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 लिखो। तो यहां पर एक लाइन लिखनी है, राज्य में राज्य में पूर्वी दिशा से पश्चिमी दिशा में सूर्य उदय होने में लगा समय। अब क्या है कि उनके अलावा जो भी एग्जाम होते हैं ना, तो उसमें डायरेक्ट यही आंकड़ा ही पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन कभी भी मूड है उसका, एग्जामिनर का, अब एग्जामिनर का मूड खराब हुआ तो लिख लिया। लिख लिया। तो ये हो गए आपके अक्षांश और देशांतर। याद रखना है प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से। सबने लिख लिया ना? ओपी लिख लिया? ठीक है। तो अगला बिंदु कौन सा है बताओ, अब क्या पढ़ना है? वाह, लिखो अगला बिंदु। एक बार और समझो। देखो
हमने चर्चा की है समय के निर्धारण की, और समय का निर्धारण होता है देशांतरों से। इसमें दो बातें आपको याद रखनी है कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब ये तो डायरेक्ट फैक्ट है, आपको याद रखना है 1 मिनट देशांतर पार करने में 4 सेकंड का समय लगता है। समझना यह है कि निकाला कैसे जाता है, ये याद तो कर लिया आपने, लेकिन पता भी तो होना चाहिए ना समय निकालते कैसे हैं। तो समय निकालने के लिए आपको जो दो देशांतर दे रखे होते हैं, उन दोनों देशांतरों के बीच का अंतर निकाल लीजिए। जैसा हमने देखा कि राजस्थान में एक तो आपके सिलाना गांव से देशांतर है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, एक कटरा गांव के अंदर है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो हमने क्या किया कि इन दोनों देशांतरों के बीच का अंतर निकाला। अंतर निकाला तो हमें पता चला कि अंतर है 8 डिग्री और 47 मिनट। बस ये आपने निकाल लिया ना, यहां पर पूरा खेल केवल इसी का है। दो देशांतरों के बीच का अंतर आपने निकाल लिया, और फिर वो केवल दो बातें याद रखनी है कि 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट, यहां पर 8 डिग्री दे रखा है, यानी कि 32 मिनट हो जाएंगे। फिर है 47 मिनट देशांतर, हमने पढ़ा है 1 मिनट देशांतर पार करने में 4 सेकंड, यानी कि 47 इंटू 4 सेकंड कितने हो जाएंगे 188 सेकंड। अब आप इसको 32 मिनट और 188 सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं 35 मिनट और 8 सेकंड। चॉइस योर। अगला बिंदु, अगला आप हेडिंग डालिए सीमा, और सीमा 2 है। हाँ सीमा 2 है जी, या ना, सीमा 2 है। एक तो सीमा वो है जो किसी भूभाग स्थल से लगती है, तो उसे आप बोलते हैं स्थलीय सीमा, और एक ऐसी सीमा जो कि जल या तटीय सीमा होती है, वो कहलाती है आपके जलीय सीमा। जलीय सीमा या फिर तटीय सीमा। लेकिन आपके लिए तो अच्छी खबर है कि हमारे यहां तो एक ही सीमा है। बस इसी ने बिगाड़ दिया है। मतलब इतना मीडिया पे छाया हुआ है वो सीमा हैदर कि अभी एक कॉपी वायरल हो रही है 9th क्लास की, जिसमें लिखा हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा है और क्या विवाद है। तो उसने बड़े ही शानदार ढंग से लिखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा हैदर है, जिसकी लंबाई 6 फुट 4 इंच है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इस पूरे मीडिया ने एक ऐसी महिला को सेलिब्रिटी बना दिया है, जिस बात को मतलब दबाना चाहिए ना, उसको बिल्कुल हाईलाइट कर दिया। जैसे किसी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी कोई बात हो जाती है ना, लेकिन मीडिया ने चिल्ला चिल्ला के सबको बता दिया है। जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको जेल में जाना चाहिए, वहां मीडिया भी इतना खतरनाक हो चुका है, अब नाम ले लूंगा तो कोई कट कर देगा वीडियो। जितने हैं ये सारे न्यूज वाले, वो उसके घर के बाहर ही बैठे रहते हैं। जैसे ही दरवाजा खोला अंदर घुस गए, यस आप बताइए। अरे क्या बताइए भाई, क्या है ये क्या है? वो कोई सेलिब्रिटी है, कोई देश के लिए कुछ किया है या ऐसा कुछ किया है? जबकि इतना सेलिब्रिटी बना दिया है कि आज ये मतलब बच्चों से जब हम पूछते हैं ना, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो ऐसी बात हमें बताते हैं। जो चौथा स्तंभ है ना, वो स्तंभ है ही नहीं, वो हवा में है, जबकि उसको वास्तव में धरातल में होना चाहिए था। चलो कोई नहीं, हमारी भी चर्चा हो ही गई देखो। तो जलीय सीमा जो है वो कितनी है याद रखिएगा, 0। मतलब हमारे राजस्थान में तो ये पढ़ना भी नहीं है हमें, जलीय सीमा या फिर तटीय सीमा। ठीक है, हाँ वो मैं आगे आपको सारा बताऊंगा जी।
कौन सा विभाजन करती है, कौन सा कहां से गुजरती है, कितने यहां से गुजरती है, वो मैं टच करूंगा आपके कर्क रेखा के साथ में। क्योंकि कर्क रेखा जब आएगी तो वो 23 डिग्री 30 मिनट है। तो फिर वहां आपको यह भी बताऊंगा कि इन दोनों को क्वेश्चन टच करते हुए और कौन कौन से अक्षांश या देशांतर से क्वेश्चन बनता है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब देखो, चलो आपने पूछ लिया है तो मैं एक क्वेश्चन की चर्चा कर देता हूं। जैसे ये मैंने आपको सब कुछ लिखाया और आपको एग्जामिनर ने पूछ लिया कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। सिंपल सी बात है, 78 डिग्री 17 मिनट जब सिलाना धौलपुर से गुजर रहा है तो इसी के पास में ही होगा 78 डिग्री। तो कहां से गुजरेगा? धौलपुर से। समझे? यहां पर जैसे पूछ लिया 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां से गुजरता है? जैसलमेर। ये मैं आगे आपको मास्टर कैप्सूल में लिखाऊंगा। वहां पर ये लिखूंगा ना तो मुझे यहां पर आपको इतना बताना नहीं पड़ेगा कि ये देशांतर होता है, ये पूर्वी देशांतर क्यों है, क्योंकि वो आपको आता है। मैं केवल वन लाइन लिखूंगा तो भी आपसे हो जाएगा। ठीक है? चलिए, तो जलीय सीमा तो क्या है सुनिए। बात है स्थलीय सीमा। राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? तो आपको याद रखना है, डायरेक्ट आंकड़ा है, याद रखना है 5,920 किलोमीटर। और ये जो स्थलीय सीमा है, ये स्थलीय सीमा पुणे कितने भागों में है? 2 भागों में है। स्थलीय सीमा का मतलब हो गया आपकी किसी भूभाग से लगती हुई सीमा। आज तक एग्जाम ने जब भी क्वेश्चन पूछा है तो ये नाम ही दिया है स्थलीय। हो सकता है वो कभी स्थलीय नाम नहीं दे और वो आपको डायरेक्ट ही पूछे कि राजस्थान निम्न में से किसी भूभाग के साथ कुल कितनी सीमा लगाता है। क्या बोला मैंने? हाँ, तो वो एक ही है। तो ऐसा भी पूछ लेगा, वहां पर भी ये क्या लिखा है, ऐसा नहीं सोचना है। मतलब भूभाग से तो लगा रहा है वो, स्थलीय का मतलब तो यही होता है ना। ये स्थलीय सीमा 2 प्रकार की, एक तो ऐसा भूभाग जो किसी दूसरे देश के साथ में लगता है। दूसरे देश का मतलब किसी दूसरे राष्ट्र के साथ में, तो उसे बोलते हैं आप अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और एक ऐसा भूभाग जो किसी हमारे ही देश के दूसरे राज्य के साथ में लगता है, यानी कि वो हो जाएगा आपके अंतर्राज्य। अब इनमें से, यानी कि ये जो टोटल स्थलीय सीमा है 5,920, इनमें से आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1,070 किलोमीटर। और इनमें से अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? तो बाकी जो बची वो बची है 4,850 किलोमीटर। यहां से आज तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें ये तीनों आंकड़े पूछे गए। स्थलीय सीमा कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है। आप उस क्वेश्चन का इंतजार कीजिए जब आपको पूछा जाएगा कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का कितने प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। बताओ। आपको पूछा जाएगा कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का कितने प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 80 ये हो गई, फिर ये कितनी होगी? निकाल के बताओ। नहीं, सबको प्रयास नहीं करना है, क्योंकि सब कर भी नहीं पाओगे। मनीष कर रहा है ना, निकालोगे? उतारो उतारो, तब तक उतारो, इसको डायग्राम बनाओ। वो भी निकाल रहा है? नहीं नहीं, अच्छा नहीं निकाल रहा है।
तो ये तीनों आंकड़े याद रखने आपको, स्थलीय सीमा के, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। अब इनमें से एक एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्वेश्चन में वो भी सरल वाले भी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा हार्ड वाले भी, ठीक है। लिखिए ना, टाइम नहीं बचा ना। चले, चलिए हेडिंग लगाइए। इनमें से सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, हेडिंग डालिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा। बोर्ड पर देखो। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इनसे। जैसे एक तो आप जो सीमा पढ़ने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात नाम, दूसरी बात इसका निर्धारण कब हुआ, तीसरी बात किसके मध्य पढ़ रहे हैं, कितनी पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रारंभिक बिंदु कहां पर है इसका, इसका अंतिम बिंदु कहां है, और इसकी विशेषता क्या है। ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है कि आप जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका निर्धारण कब हुआ, किन के मध्य पढ़ रहे हैं, कितनी पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं, कहां तक पढ़ेंगे, और इसकी विशेषता क्या है। सारे क्वेश्चन इसी एक ही लाइन से देखो। ये आपके सामने मैप नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये तो भरा हुआ है ना, हमें तो खाली चाहिए। ये रहा कि ये जो हमारा राजस्थान का मैप है, इसके अंदर हम जो सीमा पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही हो गया कि हम जो राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ रहे हैं वो किस दिशा से लगती है। ये देखो, ओ माय गॉड, ऐसे देखते ही दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ये क्वेश्चन बन सकते हैं। आया जिसे, हाँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, ये आपके सामने मैप आया तो आपने देख कर कहा सर इसमें से
कौन सी दिशा से लगती है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो आपको ध्यान रखना है कि यहां से शुरू होती है ये, और इस प्रकार से होते होते यहां तक जो सीमा है ये कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यानी कि ये दिशा तो हो गई कौन सी? उत्तर दिशा। ये कौन सी हो गई? पश्चिमी दिशा। यानी कि पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि आपको पूछा जाए कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप पढ़ रहे हैं ये किस दिशा से पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे उत्तर पश्चिम। पहला क्वेश्चन हो गया उत्तर पश्चिम से। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस सीमा का कुछ ना कुछ तो नाम दिया गया होगा, तो इसे नाम दिया गया है रेड क्लिफ रेखा। अब इस रेड क्लिफ रेखा को हम पढ़ते हैं तो आप सब जानते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है वो करने, यानी कि बाउंड्री का निर्धारण करने, इंग्लैंड के एक वकील आए थे जिनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ ब्राउन। उनके नाम पर इस सीमा का नाम रखा क्या? रेडक्लिफ ब्राउन। यानी कि ये जो रेडक्लिफ रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो रेडक्लिफ रेखा है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो 3323। टोटल कितनी है? 3323 किलोमीटर। अब आपको पूछेगा कि कुल रेडक्लिफ रेखा का कितना भाग राजस्थान बनाता है? प्रतिशत पूछ रहे हैं ना, ऐसे पूछेगा वो। कुल रेडक्लिफ रेखा है, इसका कितना प्रतिशत राजस्थान लगाता है? तो आपको याद रखना है 32.32%। वो क्या था? वो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का कितना प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो 18.07। और ये कुल रेड क्लिप का राजस्थान कितना लगाता है? 32.32। आई बात समझ में? याद केवल समझो, ऐसे ऐसे सोचो मत कि मुझे याद नहीं हो रहा, केवल समझ तो रहे हैं ना, समझ में तो आ रहा है ना कि क्या चल रहा है यहां। बस याद करने का छोड़ो, वो तो हो जाएगा। तो ये रेड क्लिप रेखा मतलब दूसरा आ गया कि हम जो पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इस सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा। अगली बात है कि इसका निर्धारण कब किया गया था? यह क्वेश्चन केवल एक बार पूछा है, वो भी जेल प्रेरी के पेपर में, कि रेड क्लिप रेखा का निर्धारण कब हुआ। और ऑप्शन ने तो धमाका कर दिया। पहला ऑप्शन था 14 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन था 15 अगस्त 1947, तीसरा ऑप्शन था 17 अगस्त 1947, चौथा ऑप्शन था 21 अगस्त 1947। वाह। इसका राइट आंसर है 17 अगस्त 1947। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि इसका निर्धारण कब हुआ है। याद रखिएगा 17 अगस्त 1947 याद रखना। 14 अगस्त पाकिस्तान, 15 अगस्त भारत, 16 अगस्त छुट्टी, 17 अगस्त निर्धारण। ओके। अब हम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ रहे हैं वो किनके मध्य पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान वर्सेस पाकिस्तान। ठीक है। कितनी है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो आप कहेंगे 1070 किलोमीटर। यहां पर मुझे याद दिलाना है आखिरी में मास्टर कैप्सूल में कि मुझे आपको ये लिखाना है कि राज्य की कुल स्थलीय सीमा का 18.07% अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है।
अगली बात है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की शुरुआत कहां से है, प्रारंभिक बिंदु कौन सा है। तो आप याद रखिएगा, यहां से है प्रारंभिक बिंदु, और यहां से जो बिंदु है उसका नाम है, याद रखिएगा, हिंदुमल कोट। ये जो हिंदुमल कोट है ये जिस जिले में है वो है श्री गंगानगर। तो श्री हिंदुमल कोट से शुरू होते होते अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर यहां पर एक स्थान आता है बांकासर, शाहगढ़, याद रखिएगा, बाड़मेर। ये इसका क्या है, अंतिम छोर। तो क्वेश्चन जरूरी नहीं है वो पूछे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है या फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु कौन सा है। वो क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान में रेड क्लिप रेखा का विस्तार कहां से कहां तक है। और वो पहला ऑप्शन क्या देगा पता है, वो पहला ऑप्शन देगा कोणा गांव गंगानगर से लेकर शाहगढ़ बाड़मेर। दूसरा ऑप्शन देगा वो हिंदुमल कोट, कोष्टे में लिखेगा हनुमानगढ़, और देगा शाहगढ़ बाड़मेर। तीसरा ऑप्शन में देगा वो हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर बांकासर, शाहगढ़, बाड़मेर। ये जो मैंने ऑप्शन बोले हैं ये 2018 के लेब असिस्टेंट के पेपर का क्वेश्चन है, सेम डिटो, और ऐसे ही ऑप्शन थे। तो भावना में नहीं बेना है, कोणा अलग मामला है, वो उत्तर से दक्षिण राजस्थान के विस्तार में आता है। यहां रेड क्लिप अंतरराष्ट्रीय सीमा में विस्तार आता है हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर बांकासर, शाहगढ़, बाड़मेर। आया समझ में, पक्का कंफर्म मामनू। तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा हो गया, हिंदुमल कोट। कहां पर है ये, श्री गंगानगर। और अंतिम बिंदु कौन सा है, तो आपको याद रखना है बांकासर, शाहगढ़। ना ना, इसके आगे कहां श्री लगता है भाई, ऐसे हर किसी के आगे श्री थोड़ी लगता है, वो तो चेंज हो जाएगा ना। फिर एक डूंगरपुर है, एक श्री डूंगरगढ़ है, पता है ना कहां है श्री डूंगरगढ़। अंतिम बिंदु हो गया। अब देखो विशेषता क्या है, विशेषता नंबर, अब ये विशेषता बताते हुए मुझे ठीक भी नहीं लग रहा है लेकिन मैं बता भी रहा हूं फिर भी। ये पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी सीमा है जिसका निर्धारण कलम से किया गया है। मजा नहीं है। देखो, जैसे इंग्लैंड का वो वकील था सर श्री रेडक्लिफ ब्राउन, उसको कहा कि ये पूरा जो भूखंड है ये इसका मैप है। उसने कहा ओके ये लो, इधर का पाकिस्तान हो गया और उधर का क्या हो गया, हिंदुस्तान। तो वो कलम से निर्धारण किया गया है, ये विश्व की एकमात्र सीमा है। बाकी आप भारत और चीन के मध्य देखेंगे तो बीच में पहाड़ है ना, यहां पहाड़ नहीं है। ये विश्व की एकमात्र ऐसी सीमा है जो रात को भी दिखाई देती है। दिन को तो दिखती दिखती है लेकिन रात को भी दिखाई देती है क्योंकि यहां पर लाइटें लगी हुई है। तो एक ही बात, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण याद रखिएगा कलम से किया गया, कलम से
निर्धारण कलम से किया गया। उतारिए, सारी की सारी बातें उतार लीजिए। चलो, तो बाकी की चर्चा हम कल करेंगे।